So we will start with thermodynamics today. थर्मोडायनामिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बेसिकली आपको इसमें क्या क्या सीखना है, विल जस्ट क्विकली फर्स्ट ऑफ ऑल सी द एग्जांपल्स ऑफ वेयर थर्मोडायनामिक्स इज यूज्ड. फॉर एग्जांपल, आपकी जो गाड़ी का इंजन है, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल और डीजल इंजन. उसको आप ICE बोलते हो, इंटरनल कंबशन इंजन. दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशंस, एसी. और देखो ये भी गलत हो रहा है ना, एसी चालू है खिड़की भी खुला है, नो यूज. या तो एसी बंद कर दो या तो खिड़की बंद कर दो, वन ऑफ द टू थिंग्स यू शुड डू. तो एसी, रेफ्रिजरेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो बेसिकली क्या है, एसी हो रेफ्रिजरेटर हो, इसमें आप कूलिंग करते हो. तो ये जो कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और ये जो कूलिंग का प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग सम गैस, एंड गैस इज कॉल्ड एज वर्किंग सब्सटेंस इन दिस केस. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक बेसिक लॉज से. तो थर्मोडायनामिक्स का एकदम एकदम बेसिक आइडिया से स्टार्ट करेंगे. तो फॉर एग्जांपल दोज हु यूज पेट्रोल व्हीकल्स, अभी आप क्लास पे जस्ट आए ही हो, तो अगर आप पेट्रोल व्हीकल पे आए हो, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज समथिंग विच इज नॉट अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम. तो गाड़ी का इंजन गर्म होता है ना. क्यों होता है? हाँ, हीट प्रोड्यूस होता है. क्यों होता है हीट प्रोड्यूस? क्योंकि इंजन में पिस्टन है और पिस्टन वर्क करता है. ओके, तो थर्मोडायनामिक्स अगर आप को सीखना है तो ये सब बेसिक चीज है. वी नो दैट द इंजन ऑफ अ व्हीकल प्रोड्यूसेस हीट. तो एग्जैक्टली व्हीकल का इंजन ने हीट प्रोड्यूस क्यों किया? क्योंकि व्हीकल का जो इंजन है, इट डज वर्क. तो वर्क क्या प्रोड्यूस करता है? हीट. तो वर्क डन बाय द इंजन प्रोड्यूसेस हीट. गाड़ी बंद करके जब आप जस्ट बंद करके खड़े रहते हो, तो यू फील कि वहां से हीट रिलीज हो रहा है. वो हीट सिर्फ इसके लिए रिलीज हुआ क्योंकि जो गाड़ी का इंजन था, वहां पे वर्क हुआ, और वर्क ने क्या प्रोड्यूस किया? हीट. तो वर्क कैन प्रोड्यूस हीट. तो उल्टा भी है, अगर वर्क डन कैन प्रोड्यूस हीट, तो हीट ऑल्सो कैन प्रोड्यूस वर्क. तो सिमिलरली हीट कैन ऑल्सो डू वर्क. तो ये जो इंटर कन्वर्जन है किसका? वर्क का हीट में, हीट का वर्क में. थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमको ये सीखना होता है, द इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वर्क. तो thermodynamics is mostly study of conversion of work or any other form of energy into heat and vice versa. तो जब जब thermodynamics के वर्ड सुनोगे, तो our focus is to study the conversion of work or any other form of energy into heat and vice versa. तो वर्क या किसी और फॉर्म का कन्वर्जन किसमें? हीट में. और हीट का कन्वर्जन वापस से वर्क में या फिर किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में. बट इंपॉर्टेंट इज हीट. तो कन्वर्जन ऑफ वर्क और एनी अदर फॉर्म इनटू हीट, और हीट इनटू वर्क और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो थर्मोडायनामिक्स इज मोस्टली फोकस्ड ऑन इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो थर्मोडायनामिक्स को कैसे डिफाइन करते हो? अभी ये हमें भी बोलोगे थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. केमिस्ट्री में बोला होगा इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. तो thermodynamics is a branch of science. Okay, physics chemistry सब science ही है. Thermodynamics is a branch of science that deals with concept of heat and temperature and the interconversion between heat and other forms of energy. तो जब भी थर्मोडायनामिक्स ये वर्ड सुनोगे, तो सबसे पहला दिमाग में थॉट आना चाहिए कन्वर्जन. किसका कन्वर्जन? हीट का वर्क में या वर्क का हीट में. मोस्टली कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. वी कैन कन्वर्ट हीट इनटू अदर फॉर्म्स, यस, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में आवर फोकस इज ओनली ऑन द कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वर्क एंड हीट. गुड. और ऑफ कोर्स जहाँ पे हीट की बात होगी, वहां पे टेम्परेचर मेजरमेंट की भी बात होगी. और हमको हीट मतलब क्या, ये डिफाइन करना पड़ेगा. तो आप आगे देखोगे कि हम हीट भी डिफाइन करेंगे लेटर इन दिस लेक्चर और मे बी टुमारो. तो हमको हीट मतलब क्या, ये डिफाइन करना पड़ेगा. तो लेट मी जस्ट आस्क यू बिफोर हैंड, व्हाट इज हीट? हीट इज एनर्जी, पर ये सफिशिएंट नहीं है. वर्क इज ऑल्सो एनर्जी.
व्हाट इज हीट? एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो एनर्जी। तो व्हाट इज हीट, वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा अच्छे से, तो वो आगे आएगा। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज है दैट यू शुड कीप इन माइंड। देन उसके बाद यू शुड नो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको एक बार बताया था, फिजिक्स में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन बेसिक कॉन्सेप्ट विच आर सिमिलर टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, if you remember, wind always flows from higher pressure to lower pressure. Current always flows from higher potential to lower potential. Similarly, heat also flows from higher temperature to lower temperature. So what we know is, we know that heat always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. या फिर heat always flows from a region of higher temperature to a region of lower temperature. अब जब मैं रीजन बोलता हूँ, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर एक सेम बॉडी के अंदर हो रहा है। इफ आई हैव अ सिस्टम, मेरे पास एक बॉडी है, उसमें एक पार्ट हायर टेम्परेचर पे है, दूसरा पार्ट लोअर टेम्परेचर पे। एक एग्जाम्पल, एक आयरन रॉड लेते हैं और एक साइड हम बर्नर के ऊपर रखते हैं और दूसरा साइड हमारे हाथ में रखते हैं, क्या होगा? आफ्टर अ वाइल you will see that the other end also becomes hot. तो इस केस में heat is flowing from higher temperature region to lower temperature region of the same body. So metallic rod, iron rod was the same body. तो या तो heat will flow from higher temperature region to lower temperature region of the same body, or it will flow from higher temperature body to a lower temperature body. इसका भी एग्जाम्पल है, सन से अर्थ तक हीट आता है। सन इज अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर एंड अर्थ इज अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो वी नो दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो ये जो हीट का ट्रांसफर है, ये कब तक चलेगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं होता। तो दिस ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज until the two bodies attain the same temperature. तो जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए, उसको आप बोलते हो थर्मल इक्विलिब्रियम। सो व्हेन द टू बॉडीज रीच द सेम टेम्परेचर, दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो गया, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। गरम गरम चाय आपने रख दिया टेबल के ऊपर, चाय that is tea is at higher temperature and surrounding is at lower temperature. In this case, heat will flow from tea to the surroundings. कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, then the two bodies are said to be in thermal equilibrium. बराबर। उल्टा भी सोचो, सपोज कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, फ्रिज से निकाल के रख दिया, कोल्ड ड्रिंक नाम में ये कोल्ड ड्रिंक, तो लोअर टेम्परेचर किसका है? कोल्ड ड्रिंक का, और सराउंडिंग इज एट हायर टेम्परेचर। पहले केस में द हीट वाज फ्लोइंग फ्रॉम टी टू द सराउंडिंग, इन दिस केस द हीट विल फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू द कोल्ड ड्रिंक। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, देन वी से दैट द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम a body at higher temperature to a body at lower temperature, right? And then of course this transfer of heat between the two bodies will continue until the two bodies attain the same temperature, and when the two bodies are at same temperature, they are said to be in thermal equilibrium. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में यू विल कम अक्रॉस 4 लॉस, एक्चुअली 3 लॉस। नंबर 1, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जब आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट देखोगे, तो उसमें ये वर्ड आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? व्हेन the two bodies are at same temperature, then the two bodies are said to be in thermal equilibrium. बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन मीनिंग बहुत ज्यादा है इसका, आप धीरे धीरे समझोगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 50 मिनट्स यू विल अंडरस्टैंड। और ये हीट ट्रांसफर तब तक चलेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। गुड गुड। तो नाउ लेट अस
look at what is the meaning of zeroth law of thermodynamics. So what is zeroth law of thermodynamics? हुआ ना केमिस्ट्री में कि बाकी है? नहीं हुआ? ओके, बाकी zeroth law of thermodynamics बहुत सिंपल है. मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ. इमेजिन मेरे पास 3 नंबर है ए, बी एंड सी. A is equal to B and A equal to C, then B equal to C. ये zeroth law of thermodynamics है. अब A equal to C, A equal to B, then B equal to C. मतलब क्या? अब सपोज ये A, B और C 3 नंबर की जगह पे 3 सिस्टम्स है. You have 3 systems A, B and C. And when I say system, सिस्टम यहाँ पे गैस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है उसमें गैस है, दैट इज सिस्टम ए. एक दूसरा कंटेनर उसमें गैस है, सिस्टम बी. एक कंटेनर है तीसरा, उसमें गैस है, सिस्टम सी. लिक्विड भी हो सकता है. इट कैन बी बेसिकली वन लिक्विड, अनदर लिक्विड एंड थर्ड लिक्विड. ये मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हो सकता है. इट कैन बी मिक्सचर ऑफ गैस एंड वाटर वेपर ऑल्सो. तो जब मैं सिस्टम बोलता हूँ यहाँ पे, तो सिस्टम का मतलब इट कैन बी इधर गैस, इट कैन बी इधर लिक्विड, और इट कैन ऑल्सो बी अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड गैस. तो मेरे पास 3 सिस्टम थे, ए, बी और सी. मैंने ए और बी को कांटेक्ट में रखा है सो दैट दे कैन ट्रांसफर हीट. बराबर, करेक्ट. मैंने ए और सी को भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा है सो दैट दे कैन ट्रांसफर हीट. तो ए किसके साथ हीट ट्रांसफर करेगा? बी के साथ. और किसके साथ करेगा? सी के साथ. कब तक करेगा? जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आते. तो थोड़ी देर के बाद ए एंड बी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. एंड व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? टेम्परेचर इज सेम. मतलब ए का और सी का टेम्परेचर क्या है? सेम. मैंने ए को बी के साथ कांटेक्ट में रखा था और ए को सी के साथ कांटेक्ट में रखा था. तो ए और बी ने हीट ट्रांसफर किया, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए. ए और सी ने भी हीट ट्रांसफर किया एंड दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. एंड यू जस्ट सेड थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम टेम्परेचर. ए और बी का टेम्परेचर सेम, ए और सी का टेम्परेचर सेम, तो बी और सी का भी सेम. तो दैट इज zeroth law of thermodynamics. If two systems are in thermal equilibrium with third system, जैसे if two systems are in thermal equilibrium with third system, जैसे B is in equilibrium with A and C is in equilibrium with A. So B and C are two systems which are in thermal equilibrium with third, मतलब A. तो B और A का क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम. C और A का क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम. तो B और C का क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम. So if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. Simple. क्योंकि A और B में हीट एक्सचेंज हुआ, A और C में भी हीट एक्सचेंज हुआ. कब तक हुआ? जब तक टेम्परेचर सेम हो जाता है तब तक हुआ. तो A और C का सेम टेम्परेचर, A और B का सेम टेम्परेचर, तो B और C का भी सेम टेम्परेचर. तो कंसिडर 3 systems A, B and C. If A and C are in thermal equilibrium with each other, which means both are at same temperature, and also A and B are in thermal equilibrium with each other. इसका मतलब ये है कि A और B का भी सेम टेम्परेचर है. then B and C must also be in thermal equilibrium with each other. अब इसको आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हो, करना चाहो तो. अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपको इसका डायग्राम देंगे, तो मैं बता देता हूँ. In some books what they will do is they will draw 3 systems. For example, just for an example, ऐसा है. ये सिस्टम ए है जो किसके थर्मल इक्विलिब्रियम में है? बी के साथ. और ये सिस्टम ए किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ है? सी. तो ए इज इन. We are facing some problem with internet. Hopefully that will not happen again. Hopefully. ठीक है, डोंट वरी. अगर वापस हुआ तो यू विल हैव ऑप्शन टू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर. सॉरी फॉर दिस. एनीवेज, तो किसी किसी बुक में आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा. ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दे आर एक्सचेंजिंग हीट. ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दे आर एक्सचेंजिंग हीट जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होता. तो बी एंड सी विल आल्सो बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, गुड. या फिर कहीं पे आपको ऐसे भी डायग्राम देखने को मिलेंगे. ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम.
A and C are in thermal equilibrium. Then from zeroth law of thermodynamics, B and C are also in thermal equilibrium. Good, यहाँ तक clear? So what is thermodynamics? It is a study of okay interconversion of heat and work. Okay, what is thermal equilibrium? Heat flows from higher temperature to lower temperature. Heat flow from higher body of higher temperature to a body at lower temperature. ये हीट फ्लो कब तक होगा? जब तक टेम्परेचर इज नॉट सेम। एक बार दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो गया, देन the two bodies are said to be in thermal equilibrium. फिर हमने देखा what is zeroth law of thermodynamics. What is zeroth law of thermodynamics? If two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. और एक्सप्लेन करने के लिए हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है, तीन सिस्टम लिए, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन अकॉर्डिंग टू zeroth law बी एंड सी आर आल्सो इन thermal equilibrium. Then let us see what is the meaning of internal energy. मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको ऑलरेडी बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। The sum of all the energies of all the molecules of a gas is known as internal energy of that gas. तो हमको आज वापस से एक बार देखना है कि what is the meaning of internal energy. तो इंटरनल एनर्जी मतलब बेसिकली यू ऑलरेडी नो, और मैंने आपको तब ये भी बताया था कि आपको काइनेटिक थ्योरी के असम्पशंस लगेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी का अगर आपको पहला ही असम्पशन याद है, टोटल 8 असम्पशंस थे, 4 असम्पशन थे नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में और 4 थे रैंडम मोशन, बराबर। तो जो पहला ही असम्पशन था, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। तो यू नो दैट every system consists of large number of molecules, करेक्ट। अभी जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसका इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। अभी रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन मतलब क्या? तो कई जगह पे जैसे आपने बताया, इट इज द सम ऑफ अलजेब्राइक सम ऑफ energies of all the molecules, उसी को आप बोलते हो it is the energy associated with random disordered motion. What is the meaning of random disordered motion? देखो थर्मोडायनामिक्स में ना तुमको अभी थ्योरी लिखना भी पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। अलजेब्राइक सम ऑफ all the energies of all the molecules is known as internal energy, ठीक है, पर उसको एक अल्टरनेट तरीके से भी तुम डिफाइन कर सकते हो। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या? ब्राउनियन मोशन, बराबर है, बट स्टिल यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन डेप्थ, डिटेल में बताना पड़ेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर आपको याद होगा तो हमने ये बोला था कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब होते हैं तो मोशन होता है रैंडम, बराबर। अब इमेजिन मैंने एक सिस्टम लिया जिसमें गैस है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एंड आई एम सप्लाइंग हीट टू इट। मैंने उस सिस्टम को हीट सप्लाई कर दिया, तो उस हीट का क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा ये मत बताना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ही डिफाइन करना है। speed of molecules. When you supply heat to the system, heat is energy. Energy can neither be created nor be destroyed. So it will increase the internal energy of the system. वो तो पता ही है हमको, लेकिन हमको इंटरनल एनर्जी डिफाइन करना है। तो क्या क्या हो सकता है? थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटीज। हमारे पास एक गैस है, उस गैस में अगर आपको याद होगा रैंडम मोशन, तो हमने ये बोला था कि रैंडम मोशन में the particles can move in all possible direction with all possible speeds. Imagine हमारे पास एक गैस है
उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मूविंग है, मतलब दे आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग ट्रांसलेटरी मोशन, राइट? Maybe they are not performing rotational motion, maybe they are not performing vibrational motion, but they are already moving, मतलब they are performing translatory motion. Maybe you have some molecules which are at rest. तो जब आप हीट सप्लाई करोगे तो ये हीट गैस को जाएगा, और ये जो हीट गैस को जाता है तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स को जाता है। तो रैंडमली ये हीट एज अ एनर्जी ऐसे मॉलिक्यूल को जा सकता है जो रेस्ट पे है, तो वो क्या करेगा, वो मूव होना स्टार्ट होगा। ये एनर्जी रैंडमली ऐसे मॉलिक्यूल को भी जा सकता है जो ऑलरेडी मूविंग है, तो क्या होगा, या तो स्पीड बढ़ेगा या तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। और अगर ऑलरेडी रोटेटिंग भी है तो रैंडमली ऐसे मॉलिक्यूल को जाएगा एंड इट में स्टार्ट वाइब्रेटिंग, बराबर, करेक्ट? तो ये जो रैंडमनेस है, रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन, ये 3 टाइप के मोशन जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। तो जब आप हीट सप्लाई करते हो, करेक्ट, तो ये जो हीट होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन गो रैंडमली टू मॉलिक्यूल्स एंड इट कैन जनरेट मोशन, एंड दिस मोशन कैन बी ईदर ट्रांसलेशन और रोटेशन और वाइब्रेशन। इसके लिए क्या बोला है इसको, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन, मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विथ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। सिर्फ ट्रांसलेशन बोलोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि मॉलिक्यूल रोटेट भी हो रहा था, तो जो रोटेशन एनर्जी है वो भी इंटरनल एनर्जी है। हो सकता है मॉलिक्यूल्स के एटम्स वाइब्रेट हो रहे थे, तो जो वाइब्रेशन एनर्जी वो भी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। एनी एनर्जी विच इज इंट्रिंसिकली पार्ट ऑफ द गैस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। तो ये रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन मतलब मोशन रिलेटेड विथ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। और अगर पोटेंशियल एनर्जी हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी, लेकिन नॉर्मली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि तुमने क्या बोला था, काइनेटिक थ्योरी के असम्पशन याद है, द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर नॉन इंटरैक्टिंग। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट नहीं हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ले हो गया नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लिया था हमने, वाइब्रेशन में। मैंने तभी भी बताया था आपको, जब मैं बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, हमारे पास इमेजिन एक मॉलिक्यूल था, डायटोमिक मॉलिक्यूल, मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, उसमें कितने एटम्स है, 2। और अगर वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हुए तो डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा, ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे 2 एटम्स क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये 2 एटम सेम मॉलिक्यूल के हैं। तो वाइब्रेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो 2 एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है क्या, नहीं। तो जब तुम इंटरनल एनर्जी की बात करते हो तो मोस्टली दिस इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, मतलब इट इज काइनेटिक एनर्जी। इट मे बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, इट मे बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इट मे बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। It can be potential energy, but potential energy between the 2 atoms, not 2 molecules. Then this energy is different from macroscopic energy of the system. Ab you must know micro and macro. What is the difference between microscopic and macroscopic? Microscopic का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वो तो उसका मतलब होता ही है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सिस्टम के अंदर का एनर्जी, और मैक्रो का मतलब होता है सिस्टम को बाहर से मिलने वाला एनर्जी। एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा, थर्मोडायनामिक्स में बहुत इन डेप्थ सोचना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल जो तो बहुत कुछ है ही हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बॉटल ऑफ वाटर, करेक्ट? What is the kinetic energy of this system? 0. Why 0? Because it is not in motion, right? Correct ना? Kinetic energy is half mv square. There is no motion. Velocity is 0. और अगर मैं इस बॉटल को अर्थ पे रख दूं, what is potential energy? 0, क्योंकि हाइट भी 0। तो जो इसको बाहर से एनर्जी मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग दैट इट कैन गेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वो बाहर से है।
अर्थ का ग्रेविटी बाहर से एक्ट हो रहा है, अंदर नहीं। और अगर मैं बाहर से फोर्स लगा दूं तो दिस बॉटल विल स्टार्ट मूविंग, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ये सिस्टम का खुद का नहीं है, सिस्टम को बाहर से मिल रहा है। तो उसको क्या बोलते हो? मैक्रोस्कोपिक। इसलिए हमने यहाँ बोला है दिस एनर्जी, कौन सा एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दैट द सिस्टम में गेट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर? राइट, ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट्स। तो जब तुम इंटरनल एनर्जी की बात करते हो तो उसमें तुमको एक्सटर्नल एनर्जी के सोर्सेस कंसिडर नहीं करने हैं ड्यू टू मोशन और ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ ग्लास ऑफ वाटर केप्ट ऑन अ टेबल। This system is at rest, and since it is at rest, it does not have any kinetic energy. और साथ में also let us assume the height of the system is very small and hence potential energy is also zero, right? Good. But we know that वो जो मैंने वाटर बॉटल लिया था या फिर यहाँ पे जो ग्लास की बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल रेस्ट पे है क्या? नो। बट वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन अ स्टेट ऑफ random motion and hence they may possess translational, rotational and vibrational energies. Internal energy is the algebraic sum of addition of these energies. Which energies? Translational, rotational and vibrational energy of all the molecules of the system. तो इस पॉइंट के आगे जहां पे भी तुम इंटरनल एनर्जी सुनोगे, मतलब सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, सब मॉलिक्यूल के पास जो भी एनर्जी होगा सबको ऐड कर देना। हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के पास सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी हो सकता है ना। मेरे पास एक गैस का मिक्सचर है जिसमें हीलियम और ऑक्सीजन है। हीलियम इज इनर्ट गैस, इट में possess only, it will have only translation. Oxygen is rigid diatomic, it may possess both translation and rotation. So add all the energies and call it as internal energy. वही आगे बोला है, for an ideal monatomic gas such as argon, helium, the internal energy is just because of translational kinetic energy of the atoms. And for a polyatomic, poly matlab more than one in this case, diatomic, triatomic, etc., right? Okay, for a polyatomic gas, the energy has contribution of rotation and vibration also, in addition to translation. Clear? Pakka? So what is the internal energy of single monoatomic molecule? Single बोला है मैंने, monoatomic 3/2 kVT. किसने बताया? Law of equipartition. What is the energy of 1 mole of monatomic gas? 3/2 kVT into Na. Na into kV is R, so 3/2 RT. What is the internal energy of n moles of monatomic gas? 3/2 nRT. Good, clear यहाँ तक? Okay, so hopefully clear. In case of liquid and solids, अभी क्या होता है ना, बहुत सारे liquids में the distance between the two molecules is very small. और जब molecules का distance कम हो तो these two molecules start interacting. और जब भी इंटरेक्शन हो तो कौन सा एनर्जी आता है? पोटेंशियल। तो जब तुम गैसेस की बात कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका होगा? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी किसका किसका? ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गैस। मोनोटॉमिक है तो ओनली ट्रांसलेशन, रिजिड डायटोमिक है तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, नॉन रिजिड है तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। बट जब तुम लिक्विड्स की बात करोगे, और अगर लिक्विड, ऑफ कोर्स लिक्विड में डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज लेस, तो इस केस में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। तो उस केस में इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वेयर इंटर-एटॉमिक डिस्टेंसेस आर वेरी स्मॉल, वी मे हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी आल्सो। मैं वापस बता रहा हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन
गैसेस के लिए है। उसमें हमने बोला था कि आइडियली, आइडियली मतलब आइडियल गैस में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट इंटरैक्ट, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। वो गैस के लिए था, लिक्विड्स और सॉलिड्स में पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होता है। तो यू में हैव पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन आल्सो in internal energy for liquids and solids. Are that clear? Now, before we go ahead, there are a few important definitions. एक तो थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है, हम उस पर बाद में आएंगे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है वो भी देखना है हमको। तो थर्मोडायनामिक स्टेट और थर्मोडायनामिक प्रोसेस पहले हम देखेंगे। उससे भी पहले, इवन बिफोर वी सी व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट और थर्मोडायनामिक प्रोसेस, यू शुड नो व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। सुना है क्या थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये वर्ड सुना है कम से कम? तो व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम, बताओ। थर्मोडायनामिक सिस्टम इज, ओके, तो आप मुझे एज पर व्हाट यू लर्नड इन केमिस्ट्री बता रहे हो। फिजिक्स में थोड़े से डेफिनेशन सिंपल है कंपेयर टू केमिस्ट्री। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो या तो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को भी आप थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हो और एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी आप थर्मोडायनामिक सिस्टम बोल सकते हो। सो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म अ यूनिट। दैट कैन फॉर्म अ यूनिट का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, इट्स टू सिंपल। हाँ, यहाँ पे इमेजिनेशन तुमको बहुत रखना पड़ेगा। सपोज मेरे पास ये वाटर बॉटल है, मैंने एक टेबल के ऊपर रख दिया, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो बॉटल प्लस इनसाइड वाटर इज योर सिस्टम। तो ये सिंगल सिस्टम है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट सिस्टम है यहाँ पे। तो इन दिस केस यू हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट दैट विल मेक योर सिस्टम, बराबर। सपोज ऐसे 10 बॉटल उठा के मैंने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दी, तो अभी 10 ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैं एक यूनिट बना सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना कि इस यूनिट में कितने ऑब्जेक्ट्स है, 10। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम जब वर्ड यूज करते हो तो इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा, इट कैन बी वन ऑब्जेक्ट और इट कैन बी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो सिस्टम इज अ कलेक्शन, इज एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म अ यूनिट। अब हर चीज को तुम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं बोल सकते, उसका प्रॉपर्टी होता है विच में हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग्स। थोड़ा स्लो डाउन कर देता हूं मैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब इट शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को तुम थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं बोल सकते हो। उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? इट शुड हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। मैटर एक्सचेंज करे नहीं करे डज नॉट मैटर, मैटर का एक्सचेंज हो नहीं हो डज नॉट मैटर, लेकिन क्या एक्सचेंज होना चाहिए, एनर्जी। तो हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? सिस्टम is an object or collection of objects that can form a unit which has the ability to exchange energy with the surroundings. What is the meaning of surrounding? Anything which is not a part of system is known as surrounding. Example, और ये चैप्टर बहुत इजी भी है क्योंकि सब तुम्हारे सराउंडिंग में ही है सोचने के लिए। हमारे पास एक बॉटल है, इसको सिस्टम मान रहे हैं हम लोग। बॉटल को छोड़ के बाकी सब सराउंडिंग है, इंक्लूडिंग द टेबल ऑन विच द बॉटल इज केप्ट। तो यहाँ पर सिस्टम मतलब सिर्फ बॉटल और उसके अंदर का मटेरियल, इन दिस केस वाटर। ओके, तो एनीथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग और एनवायरमेंट। क्या बोलते हो उसको? सराउंडिंग और एनवायरमेंट। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मेरा सिस्टम ये है, बॉटल है, तो बॉटल और उसके अंदर का पानी सिस्टम है, बाकी मेरा हाथ जिस पर बॉटल रखा है, तुम, बेंचेस, मोबाइल का स्टैंड, मोबाइल, सब कुछ क्या है, सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है। गुड गुड, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, देन ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है, इसको आप 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो।
open system, closed system, and isolated system. So thermodynamic system can be classified on the basis of exchange of energy and matter with the surroundings. ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ, एनवायरनमेंट के साथ एनर्जी एज वेल एज मैटर को एक्सचेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम. A system which freely allows exchange of energy as well as matter with the surrounding or environment is known as open system. Best example, boiling water kept in an open vessel. एक हमारे पास वेसल है, घर पे करते हो ना, पानी को बॉईल करते हो, तो आप क्या करते हो, गैस पे लगा देते हो. गैस मतलब बर्नर, बर्नर इज सराउंडिंग एनवायरमेंट. तो एनर्जी कहाँ से कहाँ गया, सराउंडिंग से सिस्टम में, मतलब बर्नर से पानी के अंदर. तो हीट तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही गया. और जब पानी बॉईल होता है तो वेपर बनता है, वेपर कहाँ जाता है, वापस से सराउंडिंग. तो दैट इज एन ओपन सिस्टम. तो ओपन सिस्टम, एन ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट फ्रीली अलाउज exchange of energy and matter with its surroundings. Example, water boiling in an open kettle. Good. अब उसी वेसल के ऊपर, केटल के ऊपर मैंने बर्तन डाल दिया, क्या होगा, एनर्जी तो एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी तो अभी भी बर्नर से वाटर में जा रहा है, लेकिन वाटर वेपर सिस्टम के बाहर नहीं जा पा रहे. तो इट इज अ क्लोज सिस्टम. तो क्लोज सिस्टम is a system that does not allow exchange of matter with the surrounding, but it only allows exchange of energy. Example, water boiling in a closed kettle from which water vapors cannot leave the system. तो सिर्फ यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है, एक्सचेंज अलाउड है. मैं हमेशा ये नहीं बोल रहा हूँ कि सराउंडिंग से ही एनर्जी सिस्टम में है, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है. बर्नर तुमने बंद कर दिया, अब हॉटर बॉडी कौन है, वाटर, कोल्डर कौन है, सराउंडिंग. अब हीट कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम वाटर टू सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, राइट, एंड कन्वेक्शन ऑफ कोर्स, बराबर. तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, हीट अंदर भी आता है और हीट बाहर भी जाता है, मतलब एनर्जी अंदर भी आता है, एनर्जी बाहर भी जाता है. देन यू हैव आइसोलेटेड सिस्टम, a system which does not allow exchange of energy as well as matter is known as isolated system. For example, अभी तुमको चाय पीनी है और आजू बाजू में चाय का दुकान नहीं है, फिर तुम थर्मस फ्लास्क लेते हो, जाते हो, फ्लास्क के अंदर चाय भरते हो, उसको बंद कर देते हो. तो थर्मस फ्लास्क का अगर आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो वहां पे बेसिकली दो हॉलो ट्यूब्स होते हैं. एक ट्यूब है सिलेंड्रिकल, दूसरा है सिलेंड्रिकल, बीच में हॉलो है और उसमें थर्माकोल भर देते हैं. वाई, थर्माकोल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इस केस में ना चाय के वेपर्स, मतलब वाटर वेपर ऑफ कोर्स, और ना ही हीट, दोनों ही दे आर नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. तो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड. तो फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हॉट वाटर इन अ थर्मोस फ्लास्क, एंड यू मस्ट हैव वंडर्ड, पता नहीं आप सोचते हो कि नहीं इतना, लेकिन साइंस में कुछ करना है ना, तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना पड़ेगा. तो गोले वाले आते हैं, पहले वो लोग गुनी में, गनी बैग, उसमें बर्फ लाते थे. अभी वो थोड़ा हाइजीनिक दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है वो. अभी वो थर्माकोल के बॉक्स में लाते हैं. तो कभी सोचा कि थर्माकोल के बॉक्स क्यों यूज किया, व्हाई नॉट प्लास्टिक, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. मतलब दैट थर्माकोल बॉक्स सर्व्स एज एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो आइस इज बेसिकली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, सराउंडिंग is at higher temperature, ice is at lower temperature. Heat from surrounding will enter into the box और आइस को मिल जाएगा वो हीट, तो टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट विल फर्स्ट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, लैटेंट हीट. पता ना लैटेंट हीट, व्हाट इज लैटेंट हीट, द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है which changes the phase of a substance. तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री पे होता है. क्योंकि क्या होता है ना, जो हीट आ रहा है वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं पा रहा, वो क्या कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट.
सिमिलरली जब वाटर का कन्वर्जन वेपर में होता है, इट ऑल्सो ऑकर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, करेक्ट, गुड, ओके। तो graphically or diagrammatically you can show these three types of system. Open system में energy as well as matter can be exchanged with the surrounding. और मैंने जैसे पहले बोला, जब मैं एक्सचेंज बोलता हूं तो हमेशा ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग से ही एनर्जी अंदर आएगा, सिस्टम से भी बाहर जा सकता है। तो एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम एनवायरमेंट टू द सिस्टम और फ्रॉम सिस्टम टू द एनवायरमेंट। इसके लिए डबल साइडेड एरो है, ये दोनों साइड एरो है, और यहाँ पे हर एक चीज का एक स्पेसिफिक मतलब है। तो टू साइडेड एरो है, तुमने अगर सिर्फ वन साइडेड दिखा दिया तो गए, मतलब तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो कि एनर्जी सिर्फ अंदर आएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, एनर्जी स्टोर करके रख देते, लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि बाहर नहीं जा रहा है, यूज कैसे करोगे? गुड, ओनली इनसाइड सिस्टम के अंदर ही आ रहा है, तो एनर्जी तो यहाँ पे जमा होता जाएगा, फिर यूज नहीं कर पाओगे। तो टू साइडेड एरोस मैटर करेगा यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स मैटर कैन आल्सो बी एक्सचेंज, टू वे कम्युनिकेशन है ओपन सिस्टम। दूसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता है, क्या नहीं होता है, इसलिए मैंने मैटर वाला एरो हटा दिया, ओनली एनर्जी। और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं होता है, तो यू सी वी आर नॉट शोइंग एनी एरोज हियर, इट इज जस्ट अ सिस्टम which is isolated from its surroundings. Clear है? तो we have started off with introduction, फिर हमने देखा था what is थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर हमने देखा व्हाट इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद हमने देखा इंटरनल एनर्जी, फिर हमने देखा थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक स्टेट और थर्मोडायनामिक प्रोसेस अब हमको डिफाइन करना है, बाकी है। तो अब कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इन टोटल, अभी डिस्क्राइब का मतलब क्या, मैं सिंपल सी बात है, सपोज मेरे पास एक कंटेनर में एक गैस है, दूसरे कंटेनर में दूसरा गैस है, तो आर दीज टू गैसेस सेम? हो सकता है कि ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन, हो सकता है, बट आर दीज टू गैसेस इन द सेम स्टेट? तो सेम स्टेट मतलब क्या, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द गैस, उसको बोलते हो स्टेट ऑफ गैस। हो सकता है एक गैस में molecules are moving slower while in the other they are moving faster. So are these two gases in the same state? Yes or no? Anything that you say you have to explain. मैं थोड़ा और इजी बना देता हूँ। मैं 2 कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेके आया, एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल उसने मुझे फ्रिज में से निकाल के दिया, दूसरा उसके बाद बाहर ही रखा था, उसने दे दिया, बोला कि ठंडा नहीं है, ऐसा ही लेके जाना पड़ेगा। बोथ आर ऑफ अ कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर, both are of the same brand. Example, are these two systems same or not? No. Why no? टेम्परेचर, मतलब किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आप 3 वेरिएबल का यूज करते हो, एक्चुअली 4, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। लेकिन एंट्रोपी आप सिर्फ केमिस्ट्री में ही डिस्कस करोगे, फिजिक्स में नहीं आएगा, फिजिक्स में उसका मेंशन भी नहीं होगा कहीं पे। तो किसी भी सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए, तो स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एग्जाम्पल, वो जो 2 बॉटल का केस ले रहा था मैं, उसमें आइडियली स्पीकिंग वॉल्यूम सेम था, हो सकता है प्रेशर भी सेम हो सकता है, होगा कि नहीं वो आई डोंट नो, हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर सेम नहीं था। तो दीज टू सिस्टम वे आर नॉट इन द सेम स्टेट। तो किसी भी सिस्टम को, और क्योंकि गैसेस है, खासकर तो गैसेस की बात है, किसी भी मटेरियल को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ पैरामीटर्स तुम यूज करते हो। अगर कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए तुम यू कैन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कर सकते हो ना, इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। लेकिन गैस के लिए तुम क्या करोगे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम बाय यूजिंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और इसको तुम बोलते हो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हो? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों बोलते हो? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और थर्मोडायनामिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि थर्मोडायनामिक सिस्टम स्टेट को डिस्क्राइब करता है ना। तो दीज 3 वेरिएबल डिस्क्राइब व्हाट, थर्मोडायनामिक स्टेट, एंड दीज आर वेरिएबल्स, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो करते ही हो तुम,
करते ही हो, पानी लाए थे गर्म हो गया, वापस फ्रिज के अंदर रख दिया, हो गया उसका टेम्परेचर चेंज। राइट, तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है ये, दे आर नॉट कांस्टेंट पैरामीटर्स। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है फिर? चलो बताओ, पहले तो बताओ प्रोसेस तुम मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? व्हाट इज प्रोसेस? फॉरगेट अबाउट थर्मोडायनामिक प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस इन जनरल? प्रोसेस का इंग्लिश मतलब क्या होता है? बोल बोल, हाँ, चेंज, वेरी गुड, चेंज। तो प्रोसेस मतलब समथिंग इज चेंजिंग, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस इन विच समथिंग इज चेंजिंग। व्हाट इज चेंजिंग? व्हाट इज चेंजिंग? स्टेट इज चेंजिंग। स्टेट चेंज होना मतलब क्या चेंज होना? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस in which thermodynamic state of a system is changed, which means when a system undergoes a thermodynamic process, the values of its thermodynamic variables, known variables, pressure, volume, and temperature, changes from some initial value to some final values. So thermodynamic process is a process in which thermodynamic state of a system changes, which means when a system is undergoing thermodynamic process, the values of its thermodynamic variables changes from some initial value to some final value. अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन रहता है, मैंने जब बोला दैट द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंजेस, तो तीनों वेरिएबल एक साथ चेंज होंगे, हो सकता है, नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर चेंज किया, तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम, बराबर, करेक्ट। कौन सा लॉ हो गया? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बराबर। ये भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे थे? प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या चेंज नहीं हो रहा था? तो कांस्टेंट क्या है? इसको बोलते हो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस which occurs at constant temperature. प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, करेक्ट, गुड। तो तीनों वेरिएबल्स में से हो सकता है एक कांस्टेंट है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा केस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, विच लॉ इज ओबेड? चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस प्रोसेस को बोलते हो आइसोबारिक प्रोसेस। तो आगे आएगा डिटेल में, मैं अभी सिर्फ आपके दिमाग में वर्ड्स फिट कर रहा हूँ। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, राइट। बार, प्रेशर को बार क्यों बोलते हो? प्रेशर मेजर करने के लिए क्या यूज किया था तुमने? बैरोमीटर, तो वो बार निकाल लिया, बार मतलब प्रेशर, आइसो बार, आइसोबारिक, सेम प्रेशर। देन if I keep volume constant, isochoric, a process, thermodynamic process which occurs at constant volume is known as isochoric process. चौथा, एडियाबैटिक। तो थर्मोडायनामिक्स में आगे जाके आपको ये चार प्रोसेस इन डिटेल सीखने हैं। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। ओके, तो अब ओके, तो यहां तक तो हो गया हमारा। देन जस्ट अ मिनट, तो सबसे पहले हम लोग एकदम क्विकली क्विकली रिवाइज करेंगे, वेरी क्विकली वी विल रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न सो फार, क्योंकि इसके बाद मुझे हीट डिफाइन करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट। हीट को अभी तक डिफाइन नहीं किया, तुमने बोल दिया हीट इज एनर्जी, मान लिया हीट इज एनर्जी, लेकिन डिफाइन कैसे करोगे? तो हीट डिफाइन करने के लिए पहले ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो वेरी क्विक, वेरी वेरी क्विक। तो इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट का कन्वर्जन वर्क में, वर्क का कन्वर्जन हीट में, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स। मतलब हमारा मेजर फोकस है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट थर्मोडायनामिक्स में। इसके बाद हमने देखा था थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन द टू बॉडीज reach at a common temperature, then the two bodies are said to be in thermal equilibrium.
तो जब तक सेम टेम्परेचर पे नहीं थे तब तक हीट ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। फिर हमने देखा व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। If two systems are in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. उसके बाद हमने देखा इंटरनल एनर्जी। और मैं वापस बता रहा हूँ, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है और आपको अभी थ्योरी याद रखने की आदत खत्म हो गई है, तो मुझे बार बार रिवाइज करवाना पड़ता है। ये इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। व्हेन यू से रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन, मतलब यू आर कंसीडरिंग translational, rotational, and vibrational. And in case of liquids and solids, you are also considering potential energy due to interaction between the two molecules. इसके बाद क्या किया था? इसके बाद thermodynamic system. Thermodynamic system. A system is an object or collection of objects that can form a unit which have the ability to exchange energy with the surroundings. Surrounding मतलब anything which is not part of system is called as surrounding. इसमें तीन टाइप के थर्मोडायनामिक सिस्टम हमने देखे। एक था ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम in which freely allows exchange of energy as well as matter. Example, water boiling in an open kettle. फिर था closed system, a system in which energy can be exchanged with the surrounding but not matter. For example, water boiling in a closed kettle. उसके बाद था isolated system, a system which does not allow exchange of energy as well as matter is known as isolated system. For example, hot water in a thermos flask. उसके बाद हमने देखा था state of a system. तो thermodynamic state of a system मतलब basically thermodynamic state of a system is described by specifying the values of its thermodynamic variable, जैसे pressure, volume and temperature. फिर हमने देखा था thermodynamic process. Thermodynamic process is a process in which thermodynamic state of the system is changed. So thermodynamic process is a process in which thermodynamic state of a system is changed. तो जब thermodynamic process होता है, when a system undergoes a thermodynamic process, the value of its thermodynamic variables changes from some initial value to some final values. For example, pressure initial was Pi, volume was Vi, temperature was Ti. It may undergo a change and the values will become Pf, Vf and Tf. हो सकता है Pi equal to Vi, हो सकता है Pi equal to Pf, मतलब इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल प्रेशर आइसोबारिक। हो सकता है Vi equal to Vf, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम आइसोक्लोरिक प्रोसेस। हो सकता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर? अब हमको देखना है व्हाट इज हीट। तो इस पॉइंट के आगे नो पीपीटी विल बी यूज्ड, क्योंकि इसके आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए। तो पहले के जो कॉन्सेप्ट थे वो प्योरली थ्योरेटिकल थे, which were necessary for you to understand in a rapid way. और इसके आगे each thing will matter. So what is heat? How will you explain what is heat? Take any example that you want and explain what is heat. Transfer of energy between two bodies. फाइन ना, लेकिन उसको हीट क्यों बोलेंगे? मैकेनिकल वर्क में भी वही होता है। देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज हीट? तो सिंपल है, और रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये ले लेते हैं, कंसीडर अ ग्लास ऑफ वाटर। Oh, very good. It is the energy which is transferred between two bodies because of temperature difference. तो एग्जांपल लेते हैं, let us consider a glass of water. ग्लास एंड वाटर, मतलब बेसिकली वाटर हमारा सिस्टम है, लेकिन वाटर जिसके अंदर तुमने कंटेन करके रखा है वो भी पार्ट ऑफ सिस्टम होता है। तो वाटर एंड ग्लास दे फॉर्म सिस्टम, करेक्ट। और ऐसा करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ग्लास था जिसमें वाटर है, तो हमारा जो सिस्टम है वो कौन है? हमारा सिस्टम है वाटर अलोंग विथ ग्लास, ये हो गया हमारा सिस्टम। लेट अस से द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज Ts. Anything except for water and glass is surrounding or environment. So the table on which the glass is kept and all the other relevant objects in the room, they will become surrounding or environment, and I will call the temperature of environment as TE. यहाँ तक क्लियर? गुड। अब अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट सेम नहीं हुआ, तो दोनों ही टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी, होगा ना? होगा कि नहीं? बराबर। इसका मतलब अगर मैंने चाय रख दिया टेबल पे, तो हीट विल गो फ्रॉम टी टू सराउंडिंग। तो सराउंडिंग तो हीट होना चाहिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मुझे तो गर्मी लगनी चाहिए, नहीं लगता है? लगता है क्या? तुमने अभी बोला, यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर सेल्फ। मैंने आपको बोला कि अगर सराउंडिंग सॉरी सिस्टम का और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम नहीं है, तो दोनों टेम्परेचर चेंज होंगे, बराबर। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो सिस्टम हीट रिलीज करेगा, रिलीज करके किसको देगा? एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट तो हीट अप होना चाहिए ना, तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा और एनवायरनमेंट का बढ़ेगा। तो मैंने जब एक चाय का कप रख दिया मेरे बाजू में, तो मुझे गर्मी लगनी चाहिए, नहीं लगती है? क्यों? क्यों? सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज वेरी लार्ज, तो उसका टेम्परेचर बहुत स्मॉल अमाउंट से चेंज होगा, क्योंकि सराउंडिंग इज टू लार्ज एंड टू कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। क्योंकि सराउंडिंग में क्या सिर्फ हीट चाय ही एक्सचेंज कर रहा है क्या? बाकी भी चीजें कर रहे होंगे, तो वहां पे एवरेज हो जाता है वो। तो आइडियली if system and environment are not at same temperature, both temperature of system and temperature of environment will change, but temperature of environment, ये जो है, it will change by a very small amount which may not be measurable since the environment is too large. Is that clear? Good. अब इसमें हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक टू एग्जांपल्स। लेट अस टेक, ये हमारे पास सिस्टम है, तो पहला केस ये सिस्टम है, ये भी सिस्टम है। दूसरा केस ये एनवायरनमेंट। तो पहले केस में हम ऐसा मान लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। हीट कहां से कहां फ्लो होगा? एनवायरनमेंट टू सिस्टम। मतलब हीट, मैं हीट ये वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे हीट डिफाइन करना है, तो आई विल टेक माय वर्ड्स बैक। एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगा? एनवायरनमेंट से सिस्टम में। लेट अस से Q is the amount of energy that is flowing from environment to system. So if the temperature of system is less than temperature of environment, then the energy Q will flow from environment to the system. And by convention, मतलब by rule, this energy is taken to be positive. Okay. Energy gained or absorbed
by the system is taken to be positive, correct। और ये एनर्जी सिस्टम लेके क्या करेगा, खुद का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, इन शॉर्ट, बराबर। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुआ, इट इज बेसिकली ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। वेरी गुड। अब दूसरा केस, इफ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, energy will go from system to environment, and by convention this will be taken to be negative। और सिंपल बात है, पहले केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, दूसरे केस में इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है। तो दिस एक्सचेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, एंड this exchange of internal energy due to difference in temperature is known as heat। So what is heat? Heat is form of energy which flows between two bodies on account of temperature difference। Good, clear, simple। तो बेसिक आइडिया ये है कि हीट एनर्जी तो है, लेकिन हीट का डेफिनेशन, क्योंकि वर्क भी एनर्जी है, फिर बोलोगे हीट इज एनर्जी, मैं बोलूंगा वर्क इज एनर्जी, तो बताओ डिफरेंस क्या है फिर। Heat is energy, but this is the energy which is basically transferred due to difference in temperature। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया। We have taken a glass of water, water along with glass forms system, the table on which the glass is kept and other relevant objects make up surroundings। Temperature of system is Ts, temperature of environment is Te, करेक्ट। तो जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट। तो बोथ Ts and Te will change, but the change in Te is not measurable because the environment is too large, but the change in Ts is measurable क्योंकि सिस्टम छोटा है। क्लियर। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, एक केस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से कम था, तो इस केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी एनवायरनमेंट से किसमें आया, सिस्टम में। तो एनर्जी गेन्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। तो इन दिस केस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। दूसरा केस, इफ द सिस्टम is at higher temperature and the environment is at lower temperature, in this case energy will basically go from system to environment, so the system is losing its energy। अब एनर्जी लूज कर रहा है तो कहां से लूज करेगा, जो है वही देगा ना, क्या है, इंटरनल एनर्जी है, वो दे दिया बाहर, तो क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी कम हो गया। तो एज अ साइन कन्वेंशन Q विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। यहां तक क्लियर। तो दोनों ही केसेस में देयर इज एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी ईदर फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सिस्टम और फ्रॉम सिस्टम टू एनवायरनमेंट, एंड दिस ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी वाज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, एंड दिस इज नोन एज हीट। तो हीट इज एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, बराबर। तो इसके बाद हमको शायद देखना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी of a system, that we will continue in the next session।